जय हिंद दोस्तों। आज हम मॉडर्न अभी तक हमने जो है मौर्य के पहले वाला जितना भी टाइम था वो सब हमने पढ़ लिया था। अब हम ये मॉडर्न एज को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और इसमें एक खास बात क्या है कि हम इसके बारे में, इनके जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे और इनके सोर्सेस क्या क्या हैं। क्योंकि आप एक चीज़ जानते होंगे कि मॉडर्न एज ही ऐसी पहली प्रैक्टिकल सोसाइटी थी जिसमें आपको प्रॉपर एविडेंसेस मिल, क्योंकि इनने जो अपने जितने भी रूलर्स थे, जैसे अशोक ने जो आपके एडिक्ट्स, जो पिलर एडिक्ट्स थे, रॉक एडिक्ट्स थे, उनको कॉर्नर कॉर्नर में, मतलब इनके जो रॉक एडिक्ट्स हैं ये आपके देखा होगा कि अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, इन जगह पे मिले थे। तो उसमें मतलब ये इनग्रेव्ड थे, कुछ चीज़ों को इनने उस पर उकार दिया था पत्थरों पे। तो उसकी वजह से हमें सोर्सेज मिलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी हैं। तो आइए हम देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, अब मौर्यास की बात करते हैं कि जब आपके क्या कहते हैं, जब आपका ये इन्वेजन हुआ था बैटल ऑफ हिडप्सिस, ठीक है, वहां से फॉरेन जो इन्वेडर्स थे, जो आपने देखा अलेक्जेंडर को, उसकी वजह से एक चीज यहाँ पे हुई कि पूरे पूरे कंट्री को यूनाइट होना पड़ेगा अगेंस्ट द फॉरेन रूल। तो एक ये सबसे इंपॉर्टेंट था उसकी इन्वेजन पे। और उसके बाद जो सबसे बड़ी डायनेस्टी निकल के आती है जिसमें बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ, वो था मौर्यन एज। मौर्यन एज बेसिकली टाइम देख लेते हैं 321 टू 185 बीसी तक था। इनके सोर्सेज की अगर हम बात करेंगे तो आप ये चीज़ देखिए, इनके सोर्सेज हैं एपिग्राफिकल, ठीक है, मतलब जो एडिक्ट्स हैं वगैरह, रॉक पिलर, ये सब लिटरेरी सोर्सेज हो गए। आपके जो बुक्स ऑथर्स लिखी गई, फॉरेन अकाउंट्स हो गए, कई फॉरेन जो आपने देखा होगा एम्बेसडर्स आए थे, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था मेगास्थनीज, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा जो एंटियोकस आया, तो ये सब जो लोग आए उनने भी जो लिखी उनसे भी पता चलता है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्ध का बहुत ज़्यादा प्रोपगेशन जो आपने देखा होगा इनके टाइम पे हुआ, हिनयान बुद्धिज्म का। तो वो जैसे जातक, जातक स्टोरीज आपने देखी होंगी कि ये जातक स्टोरीज जो होती हैं बेसिकली, हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है, जो गौतम बुद्धा की प्रीवियस लाइफ थी उसकी जो स्टोरीज होती हैं वो इनमें बताई गई। लगभग 550 के आसपास ये जातक स्टोरीज थी। ये दिव्यदान, अशोकदान, ये हो गया बुद्धिस्ट टेक्स्ट। श्रीलंकन टेक्स्ट आपने देखा था, मैंने पहले बताया, महावंसा, दीपवंसा हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा किसके टेक्स्ट हैं, श्रीलंकन टेक्स्ट हैं। पुराणास, पुराणास में इनके बारे में बहुत ज्यादा मेंशन है, मौर्यास के बारे में, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब अर्थशास्त्र, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है जो पूछी जाती है। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखी थी, चाणक्य, इनका नाम चाणक्य भी था। ये क्या है, ये मतलब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मतलब उतना नहीं दिखाती थी, ये जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, पॉलिटिको इकोनॉमिक जो कंडीशंस थी उसके बारे में बात करते थे। ये जो बुक थी, आप एक चीज बता दूं आपको, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। पहला पार्ट जो था वो किंग और काउंसिल की बात करता था, ठीक है। दूसरा सिविल और क्रिमिनल जो लॉ थे उसकी बात करता था, और तीसरा वॉर और डिप्लोमेसी। इन चीजों को याद रखिएगा, इन पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट में क्या चीजें बताई गई हैं, ठीक है। फिर इंडिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इंडिका, जो आप देखेंगे मेगास्थनीज ने लिखी थी, ठीक है। ये सेल्यूकस निकेटर ने इसको भेजा था अपना दूत बना के, उसने ये बुक लिखी। फिर मुद्रा राक्षस आती है, विशाख दत्त की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। इसमें जो है, जो मुद्रा राक्षस है, इसमें ये चीज बताई गई थी कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से धनानंद को पराजित कर दिया था, ठीक है। जो नंद डायनेस्टी थी, जो लास्ट रूलर था धनानंद, उसको ही पराजित करके इनने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना करी थी, ठीक है। सोमदेव की कथा सरित सागर है, इससे मिलता है। शमेंद्र की बृहद्रथ मंजरी है, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। सोमदेव की कथा सरित सागर, शमेंद्र की बृहद रथ मंजरी है। कलहन की राजतरंगिणी, ठीक है। राजतरंगिणी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 12th सेंचुरी एडी में जो कश्मीर के रूलर्स थे उनके बारे में ये चीज बताती है। कश्मीरी रूलर्स, कश्मीर की वर्णन करती है, तो उसमें हमें बहुत चीजें मिलती हैं। ये सारी बुक्स के नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। एक बार हम ये देख लेते हैं कि मौर्यन एम्पायर था कितना बड़ा। ये देखिए, अगर मैं आपको बताऊं मौर्यन एम्पायर के बारे में, तो देखिए कहाँ से फैला हुआ है। ये देखिए यहाँ तक हल्का सा है ना, नेपाल वगैरह सब इसमें, लगभग थोड़ा बहुत भूटान भी है, और ये नीचे यहाँ तक साउथ इंडिया तक। बस चोलास, चेरास, जो ये देखिए चोलास हो गए, ये पांड्यास हो गए, ये चेरास हो गए, केरला पुत्रास, इनको छोड़ के ये पूरे इंडिया में इनका मौर्यन एम्पायर था। और देखिए कहाँ तक जा रहा है, ये पाकिस्तान, या आपका यहाँ पाकिस्तान हो गया या अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान तक इनका किंगडम था। तो आप ये चीज याद रखिएगा कि मौर्यन एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था, अफगानिस्तान तक था। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है। बस इस सदर्न इंडिया में जो ये 3-4 किंगडम्स थे, इनको छोड़ के पूरे में मौर्यन एम्पायर फैला हुआ था, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ये चीज आपको दिखाता हूं। डायनेस्टी की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, 321 से 297 बीसी।
मदद किसने करी थी इनकी डायनेस्टी स्टैब्लिश करने में? चाणक्य, कौटिल्य, जिनको बोलते हैं ना कौटिल्य, चाणक्य, उनने इसकी स्टैब्लिश करने में मदद करी थी। इनने सेल्यूकस निकेटर, याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर था वो क्या था, अलेक्जेंडर ने उसको, जो उसने, आपने देखा था ना कि वो कहाँ तक आया था, वो ब्यास नदी पे पुल बना रहा था, ब्यास नदी पे पुल बनाते बनाते ही उसकी आर्मी में थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ, वो वापस चला गया। तो जो वो हिस्सा इसने जीता था, आपने देखा था ना कि अंबी को हराया, अंबी ने खुद ही सरेंडर कर दिया था, पोरुस से वॉर हुआ, पोरू को हरा दिया, तो वो जो क्षेत्र था उसकी देखभाल के लिए इसने सेल्यूकस निकेटर को यहाँ पे छोड़ दिया था। लेकिन इनने क्या किया, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। सेल्यूकस निकेटर को जब हरा दिया तब आपने देखा होगा फिर सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीस को अपना एम्बेसडर बना के चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में दिया, भेजा, और यहाँ पर आके जो इसने मौर्यन एम्पायर था इसका यहाँ पे इसने वृत्तांत अपनी इंडिका में लिखा कि कैसी यहाँ की सोशल कंडीशन थी, कैसी यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी। ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में आपको नहीं बताता, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस ग्रीक सोर्सेज में मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला गया था सेंड्रोकोटस, याद रखिएगा। और ये किसने बताया था कि ये, मतलब किसने डिसाइफर किया था कि हाँ सेंड्रोकोटस इन्हीं का नाम है? ये विलियम जोन्स, आप याद रखिएगा, विलियम जोन्स ने जो है ये चीज़ बताई थी कि जो ग्रीक सोर्सेज में नाम लिखा हुआ सेंड्रोकोटस वो चंद्रगुप्त मौर्य का है। एक इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है जो हम हर जगह लगभग देखते हैं, आता है बहुत बार क्वेश्चन में आया, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन कहाँ है आपका? गुजरात में, प्रेजेंट डे सौराष्ट्र रीजन। इसने एक लेक का निर्माण कराया था सौराष्ट्र रीजन में, जिसको हम क्या कहते हैं? सुदर्शन लेक। तो इससे ये चीज़ पता चलती है कि इरिगेशन और एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। इसलिए उसने लेक का निर्माण कराया ताकि हम जो है यहाँ पर हमें सप्लाई मिलती रहे, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में, याद रखें। अब आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है किसका, ये आप देखेंगे आगे चल के रुद्रदमन वन से रिलेटेड था, बट ये इसमें उसने ये चीज़ लिखी थी कि जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन में कि सौराष्ट्र रीजन में जो सुदर्शन लेक है वो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे बनाई गई थी, ठीक है। और ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये बनाई किसने थी उस समय? पुष्यगुप्ता। पुष्यगुप्ता जो था उसने सुदर्शन लेक बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के कहने पे, ठीक है। अब एक चीज आपको बता देता हूं, लगभग 300 बीसी के आसपास 300 बीसी के आसपास जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य था, ये भद्रबाहु के साथ में ये चला गया श्रवणबेलगोला, मैसूर, कर्नाटक, ठीक है। श्रवणबेलगोला जो मैसूर में है इस समय, वहां पर चले गए और वहां पर इनने क्या किया, सलेखना एक प्रैक्टिस होती है जिसमें ये कहते हैं कि हम सब खाना अन्न जल छोड़ देते हैं और उसके बाद जो है हमारी डेथ हो जाती है, याद रखिएगा, फास्टिंग टिल डेथ, मतलब फास्टिंग तब तक होगी जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती है, फास्टिंग टिल डेथ, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा कि सलेखना क्या है, सलेखना या संथारा, कई जगह संथारा भी आपको मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। संथारा ये क्या है? फास्टिंग टिल डेथ। तो इसने अपना लिया था। तो यानी एक चीज तो आपको क्लियर है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन से रिलीजन को फॉलो करता था? जैनिज्म को, ये चीज याद रखिएगा। और एक गया किसके साथ था? भद्रबाहु के साथ में, ठीक है। आगे हम देखेंगे भद्रबाहु ने कौन सी बुक लिखी थी, कल्पसूत्र भद्रबाहु ने लिखी थी। सेकेंड रूलर आता है बिंदुसार, ये बहुत ग्रेट रूलर था इनका, चंद्रगुप्त को सक्सीड किया था। इसमें एक चीज बस आप याद रखिएगा कि इसको अमित्रकोटस बोला गया था या अमित्र घाट, अमित्रकोटस, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अमित्रकोटस, ठीक है, ये इसको बोला गया था अमित्रकोटस या अमित्र घाट, किलर ऑफ द एनिमीज, ये नाम बिंदुसार ने लिया था, ठीक है। अब आप बाकी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज आप देख लिएगा कि इसने कर्नाटक तक अपना एक्सटेंशन कर लिया था। हमने ऊपर देखा था ना, नीचे की चीजें छूट गई थी यहाँ पे, चोलास, चेरास, पांड्यास और इनकी, लेकिन इसने कर्नाटक भी थोड़ा थोड़ा कर लिया था। इनके टाइम पे एक जो रूलर था एंटियोकस, ये देखिए आपको दिखा देता हूं मैं, एंटियोकस ये कहाँ था? ग्रीक किंग था। इसने एक एम्बेसडर अपना भेजा जिसका नाम था डिमैकस, इसने इसकी राजधानी में भेजा। अब इसने जो है, जो बिंदुसार था, इसने डिमैकस से कहा कि मुझे 3 चीजें चाहिए, एक आपकी वाइन, ठीक है, ये देखिए लिखा है वाइन, ड्राई फिग्स आपने देखे होंगे ना, फिग्स बोलते हैं अंजीर वगैरह ये सब जो होती हैं, मतलब शराब, अंजीर, और एक सोफिस्ट मतलब एक तरह का फिलोसोफर आप मान के चलिए, ठीक है, जो मतलब लोग दार्शनिक फिलोसोफर होते थे उनको। तो सोचिए उस समय भी पढ़ाई की कितनी वैल्यू थी कि जो एंटियोकस ने दोनों चीजें अप्रूव कर दी थी कि हम वाइन और ड्राई फिग्स तो आपको दे देंगे, ठीक है, शराब और आप अंजीर ले जाइए, लेकिन हम सोफिस्ट नहीं देंगे, जो दार्शनिक हैं हम उनको नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप इंपॉर्टेंट रखिएगा याद कि किसने, किसके टाइम पे कौन है, एंटियोकस किंग था, डिमैकस इनका एम्बेसडर था, ठीक है। अब
बिंदुसार ने एक चीज याद रखी, ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन, इसने क्या जाना, आजीविका, जो आजीविका संप्रदाय था उसको इसने अपना लिया था। ठीक है, आजीविका संप्रदाय में आगे चल के आपको बताऊंगा ये क्या था। बेसिकली नेचर पे डिपेंड था, नेचर वाइज रूल था। मतलब कि इसका ये कहना था कि जो हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, जो डेस्टिनी प्लान्ड है वही होगा। तो ये आजीविका संप्रदाय था। ठीक है, बिंदुसार के बाद आप एक चीज देखेंगे कि बिंदुसार के बाद अशोक आए, सबसे ग्रेटेस्ट किंग इनको ही बोला गया। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। तो अशोक क्या था, अशोक की कुछ चीजें हम देख लेते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है कि इसने सबको मार दिया, लेकिन कई जगह एविडेंसेस में लिखा तिस्सा, इसका सबसे छोटा भाई था, उसको स्पेयर कर दिया था और बाकी सारे भाइयों को इसने मार दिया था। अशोक की माँ का क्या नाम था, सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी मदर का नाम क्या था, सुभद्रांगी या जनपद कल्याणी। ठीक है, इनका कोरोनेशन 269 में बहुत जगह लिखा है कि 269 बीसी में इनका राज तिलक हो गया था। याद रखिएगा, 269 बीसी में इनका राज तिलक हो गया था। और 261 बीसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट वॉर है, जिसको कलिंगा वॉर कहते हैं, जिसकी वजह से इसने अपनी लड़ने की प्रवृत्ति छोड़ दी थी और धम्म को अपना लिया था, वो कलिंग वॉर 261 बीसी में हुआ था। 9th रेगनल ईयर जो था इनका, उसके बाद उसमें हुआ था। याद रखिएगा। अब यही चीज मैंने आपको पहले बताई थी, अशोका पहला ऐसा किंग था इंडियन हिस्ट्री का जिसने अपने रिकॉर्ड्स को इनग्रेव करके छोड़ा था स्टोन्स पे। इनको स्टोन्स पे खुदाई करी, खुदाई करके लिख दिया। आपको स्टोन्स पे चीजें हैं तो आज तक चल रही ना, इसीलिए तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सोर्सेज थे इनसे मिलते हैं हमको। अब मैंने आपको बता दिया कि जो मैसेकर था कलिंगा में, जो इसने इतना ज्यादा खून खराबा किया, उसकी वजह से इसका पूरा दिल, पूरा परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हो गया और इसने वॉर को छोड़ के धम्म की पॉलिसी अपना ली। ठीक है, मतलब आप देखेंगे आगे, हम देखेंगे इनके एडिक्ट्स में लिखा हुआ कि भेरी घोष को छोड़ के धम्म घोष की प्रवृत्ति को अपना लिया। भेरी घोष मतलब वॉर की टेंडेंसी को छोड़ के धम्म की प्रवृत्ति को अपना लिया इसने। ये देखिए, ये बताया था ना मैंने, ईरानियन के इनके ऊपर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो डारियस वन ने जिस तरह के इंस्क्रिप्शन इशू किए थे ईरान में, उसी तरीके के इंस्क्रिप्शंस इनने चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किए थे। फिर हमने एक चीज और देखी थी ना, खरोष्टी स्क्रिप्ट भी वहां से आई, जो हमें मिली ईरानियन इन्वेजन की वजह से। जो चीजें हमारे पास आई वो खरोष्टी स्क्रिप्ट हो गया, जो इनके पिलर एडिक्ट्स थे वो, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। एक ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि जब ये लुम्बिनी गया, लुम्बिनी जहाँ बर्थ प्लेस आप देखेंगे ना, लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, जहाँ पर भगवान बुद्धा की 563 जो आपकी बीसी में जो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, वहां पे जब ये गए तो इनने एक रुमिनिदी पिलर एडिक्ट वहां पर कर दिया। रुमिनी दीव पिलर एडिक्ट खड़ा किया वहां पर। ठीक है, और उसकी वजह से इनके सम्मान में, जो ये बुद्ध थे इनके सम्मान में वो चीज खड़ा किया गया। शाक्य मुनि, शाक्य मुनि इनको क्यों कहा गया था, ये शाक क्षत्रिय क्लैन के थे ना। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। तो इनके पिता जो थे उनने उनने वो किस डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, शाक्य क्षत्रिय थे, इसलिए इनको हम शाक्य मुनि भी कहते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा। इसने वहां पर इसको करने के बाद टैक्स रिड्यूस कर दिया, 1/6 से रिड्यूस करके इसने 1/8 ये टैक्स वहां पे लगाया इनके लिए। अब अशोक की जो क्वीन है बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कुरुवाकी जो है, कुरुवाकी, ये चीज याद रखिएगा। इनका वर्णन कई बार जो है, इनके जो एडिक्ट्स हैं इन्हीं का वर्णन सिर्फ इनकी पत्नियों में, कुरुवाकी का जो वर्णन है ये आपके पिलर एडिक्ट्स में, रॉक एडिक्ट्स में मिलता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नियों के बारे में। जो बेटी थी संघमित्र, ठीक है, संघमित्रा का आप नाम सुनते हैं। और इनके पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र। ये दो लोग जो थे, महेंद्र और महेंद्र, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। संघमित्रा, संघमित्र और ये जो महेंद्र इनका सन था और ये इनकी डॉटर थी। इन दोनों को ही चंद्रगुप्त अशोक ने श्रीलंका भेजा था, किसके प्रोपोगेशन के लिए, बुद्धिज्म के प्रोपोगेशन के लिए। बुद्धिज्म को प्रोपोगेट करने के लिए इन दोनों लोगों को ही जो है वहां पर श्रीलंका में भेजा गया था। याद रखिएगा। अब बाकी चीजें तो अब इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये देख लेते हैं कि जब ये आपका जो लास्ट किंग था, जो लास्ट आपका था, वो बृहदरथ, जो बृहदरथ है, बृहदरथ, जो ये बृहदरथ है, ये लास्ट रूलर थे इसके। और इनको किसने मार दिया था, सुंग, पुष्यमित्र सुंग ने इनको मार के सुंग डायनेस्टी की स्थापना करी थी। वो कौन थे, पुष्यमित्र सुंग ने बृहदरथ लास्ट रूलर को मारकर सुंग डायनेस्टी की स्थापना कर दी थी। अब जो चीज़ें बहुत बार पेपर में पूछी गई, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स और फिगर्स आप याद रखिएगा अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो अशोकन इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मैंने आपको बताया था। मैक्सिमम जो ये आपके अशोकन इंस्क्रिप्शन है पूरे इंडिया में, ये प्रकृति
ये प्रकृति जो लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट इसमें ही मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, प्रकृति क्या है, लैंग्वेज है, और ब्राह्मी क्या है, स्क्रिप्ट है। इनमें मिलते हैं, जो लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट में थे। लेकिन जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था, आप याद रखिएगा, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कौन से हो गए, पाकिस्तान साइड के हो गए, ठीक है, अफगानिस्तान साइड के हो गए। वहाँ पे क्या था, अरेमिक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट। अरेमिक लैंग्वेज हो गई और खरोष्टी क्या हो गई आपकी, अभी मैंने आपको बताया था, खरोष्टी स्क्रिप्ट हो गई। ये चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि जो ईरानियन इन्वेजन हुआ था उसकी देन ही तो थी कि खरोष्टी स्क्रिप्ट जो थी वो यहाँ पर आई, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान में और भी मिलते हैं। अफगानिस्तान में कई बार हम देखते हैं अरामिक और ग्रीक दोनों लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में हमें मिले हैं इंस्क्रिप्शंस, याद रखिएगा। मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट में किस में है, लगभग प्रकृति लैंग्वेज है और ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है अपना, वहां पर अरामिक लैंग्वेज और खरोष्टी स्क्रिप्ट में जो है इंस्क्रिप्शंस लिखे गए। अफगानिस्तान में जो मिले उनमें हमने दोनों का यूज देखा। आपने देखा ना, उस पार्ट में जो ग्रीक इन्वेजन था वो भी हुआ था, ईरानियन इन्वेजन था वो भी था। तो कई बार उनकी इन्वेजन की वजह से भी तो वहां पर लैंग्वेज और कल्चर चेंज हुआ। तो उसमें हमें अरामिक और ग्रीक दोनों लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में हमें इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अशोकन इंस्क्रिप्शन मैंने बता दिया था आपको, एक रॉक एडिक्ट्स होते हैं और एक पिलर एडिक्ट्स होते हैं। पिलर एडिक्ट्स, ये आपके दो तरह के इंस्क्रिप्शन अशोक के थे। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि जो एडिक्ट्स थे वो कितने भागों में बटे हुए थे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि हमने देख ली लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, हमने समझ ली कहाँ पर क्या क्या था। अब हम देख लेते हैं कि जो एडिक्ट्स थे वो कितने थे। इंस्क्रिप्शंस जो थे अशोक के वो दो तरीके के, रॉक एडिक्ट्स और पिलर एडिक्ट्स। रॉक एडिक्ट्स भी क्या थे, मेजर और माइनर, दो तरह के थे, बड़े छोटे। पिलर भी क्या थे एडिक्ट्स, मेजर और माइनर। मेजर एडिक्ट जो थे वो 14 ही नंबर थे, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आया हुआ है कि 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने थे, मतलब रॉक एडिक्ट्स मेजर कितने थे, वो 14 नंबर में थे, ठीक है। पिलर एडिक्ट्स 7 मेजर थे, 3 माइनर थे, आप याद रखिएगा। पाणिनि ने जो बुक लिखी थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, आप हमेशा पेपर में देखते हैं, पाणिनि की अष्टाध्यायी। ये संस्कृत ग्रामर की बुक है। जो अष्टाध्यायी जो बुक है वो संस्कृत ग्रामेटिकल बुक है। और इसका सबसे बड़ा यूज पहली बार किसमें किया गया था, अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस में किया था। ये चीज याद रखिएगा, पाणिनि की अष्टाध्यायी की जो संस्कृत में लिखी गई बुक थी ग्रामेटिकल, उसका अच्छे से यूज जो है किसने किया था, अशोक ने पहली बार अपने में किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अशोक की, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें नाम उसका अशोक नहीं मिलता है। कुछ को छोड़ के हम आगे देखें किसमें मिलता है। सब में क्या लिखा गया है, देव नाम प्रिया या प्रियदशी। अशोक को ही ये कहा गया, देव नाम प्रिया या प्रियदशी, ये दो नाम अशोक के दिए गए हैं जो कि सब इंस्क्रिप्शंस में लिखे हुए हैं। ये चीज याद रखिएगा। अच्छा, किसमें उसका नाम अशोक लिखा हुआ है, वो कौन सा है, माइनर रॉक एडिक्ट जो है ना, मस्की एडिक्ट। मस्की एडिक्ट जो है माइनर रॉक एडिक्ट, उसमें उसका नाम अशोक मेंशन है। और तीन और हैं, एक गुर्जरा एडिक्ट है, नेट्यूर है, उदय गोलम। ये कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है। ये तीनों जो एडिक्ट्स हैं एक्स्ट्रा, ये तीनों, बस इन्हीं चार को छोड़ के सब में उसका नाम क्या लिखा हुआ है, देव नाम प्रिया या प्रियदशी, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी हम बाकी सारे 14 देख लेंगे। बबरू एडिक्ट याद रखिएगा, जो बबरू बैरात एडिक्ट है वो बात करता है, ही हैड फुल फेथ इन बुद्ध धर्म और संघ। बुद्ध धर्म संघ जो तीन आपके जो ज्वेल्स थे ना, जो बुद्धिज्म के, वो जो है बबरू एडिक्ट में ये चीज लिखी गई, याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम कुछ और देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो देखने वाले हैं। ये 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, मैं इनको बता देता हूँ आपको, जो जो इंपॉर्टेंट है बस आपको वही पढ़ना। पहला वाला इंपॉर्टेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि एनिमल स्लॉटर को इसने बैन कर दिया था, जो सेक्रीफाइसेस की जाती थी वो इसने बैन किया, किलिंग ऑफ एनिमल्स। दूसरा इंपॉर्टेंट है मेडिकल केयर ऑफ मैन एंड एनिमल के बारे में बात करा था। और जो नीचे के तीन राज्य थे, चोलास, चेरास और सप्तरास जो थे, इनके बारे में, साउथ किंगडम के बारे में दूसरे मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा है। और भी एक चीज याद रखिएगा कि उसमें ग्रीक किंग का भी वर्णन किसमें है, दूसरे मेजर रॉक एडिक्ट में है। चोलास, चेरास, पांड्यास का वर्णन और ग्रीक किंग एंटियोकस II का वर्णन इसमें है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि धर्म महामत्रास जो पांचवा है, जो धर्म महामत्रास थे, ये क्या थे, धर्म को, जो धम्म एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट था, हम उसको भी देखेंगे क्या चीज थी धम्म। उसको जो प्रोपागेट करने वाले लोग थे उनका नाम क्या लिखा गया, वो धम्म महामत्रास थे। और उसका वर्णन 5वें एडिक्ट में है, ठीक है। 7वें में क्या है, टॉलरेंस, सभी रिलीजन और सेक्ट्स के लिए टॉलरेंस 7वें में है। 8वें में याद रखिएगा, जो रुमिनिधि पिलर जो खड़ा किया था उसने शाक्य मुनि बुद्ध के याद में, वो जो था उसका वर्णन 8वें में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है 12वां है, धम्म एज मेजर पॉलिसी टू फॉलो, इट इंक्लूड्स रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड कंसर्न्स
फॉर स्लेव्स और सर्वेंट, मतलब धम्म जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो 11वें में लिखी हुई हैं, ठीक है ना, कि धम्म की पॉलिसी को आप फॉलो करो, ये 11वें में लिखा हुआ है। 12वें में क्या चीज़ लिखी गई? टॉलरेंस अमंग डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट, जो दूसरों के प्रति टॉलरेंस है वो आपकी किस में लिखी हुई है? डिफरेंट रिलीजियस सेक्ट्स के बारे में, वो भी 12वें में लिखी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 13वां, ये सबसे बड़ा एडिक्ट है, याद रखिएगा, सबसे लेंदी यही है। इसमें कलिंग वॉर का वर्णन है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जो कलिंग वॉर है इसी के अंदर वर्णन है, 13वें में ही कलिंग का वर्णन है। और इसमें जो किंग्स थे अलग अलग, ठीक है, मेंशंस अशोकास धम विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग ऑफ एंटियोकस, ठीक है, टॉलमी ऑफ इजिप्ट तुरम है, ठीक है ना, ये आपके ये एंटियोकस हो गए, फिर अलेक्जेंडर ऑफ अपीरियस हो गए, ये सब जो लोग थे। और फिर से इसमें पांड्याज और चोलास का वर्णन इसमें है, किसमें? दूसरे और 13वें में फॉरेन रूलर्स और साउथ किंगडम का वर्णन इसी में है। आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये जितने बता दिए मैंने वो आप याद रखिएगा। कुछ फर्दर देख लेते हैं। जो पिलर एडिक्ट थे वो 10 नंबर में थे, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था, 10 नंबर में थे। जो शिजिम एडिक्ट था, माइनर पिलर एडिक्ट 1 सिजिम एडिक्ट, वो किसकी बात करता था? डिवीजन ऑफ संघ की। संघ में डिवीजन हुआ था ना, आपने देखा था, तो वो जो डिवीजन की बात करता था संघ में, वो सिजिम एडिक्ट करता था, याद रखिएगा। रुमिनी दी पिलर इंस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बता दिया, 8वें वाले मेजर एडिक्ट में भी लिखा गया है ये। और ये बुद्ध की जो बर्थ थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर इसने बनाया था, ठीक है, उनकी जगह पे जाके जहाँ उनका लुम्बिनी में जन्म हुआ था वहां पर। ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार आए हैं पेपर में, याद रखिएगा कि एक जो कौशाम्बी का पिलर एडिक्ट था उसको जहांगीर ने इलाहाबाद शिफ्ट कर दिया था। कौशाम्बी आपने देखा ना, वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद जहांगीर ने शिफ्ट किया था। और फिरोज शाह तुगलक, ये जब हम आगे देखेंगे मिडाइवल में, जो तुगलक डायनेस्टी का रूलर था फिरोज शाह तुगलक, उसने मेरठ और तोपरा, ये जो दोनों पिलर थे, ये दिल्ली शिफ्ट किए थे। ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इनको। पहले क्या था, इनके इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर नहीं कर पाए क्योंकि ब्राह्मी स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती थी किसी को, है ना। ब्राह्मी स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई थी ना कि ये लेफ्ट टू राइट नहीं लिखी जाती, ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती, ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने जब पहली बार अशोकन इंस्क्रिप्शंस में ब्राह्मी स्क्रिप्ट को समझा, तब से जाके ये पूरे सारे इंस्क्रिप्शंस को समझ में आना शुरू हुआ सबके। 1837 डेट भी याद रखिएगा। और जेम्स प्रिंसेप ने ही पहली बार इनके इंस्क्रिप्शंस को सही किया था, समझा था, ये भी याद रखिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। कुछ टैक्सेस देख लेते हैं, जैसे विष्टि बिगारी टैक्स था, प्रणय इमरजेंसी का टैक्स था, उन ये आपका उद्योग उद्योग ये उद्योग सॉरी उद्योग उद्योग टैक्स जो था, इरिगेशन के टैक्स थे, क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी तरह क्वेश्चन एंशिएंट में जनरली पूछे जाते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। गुल्मदेह, जो सोल्जर्स को पेमेंट होती थी उसका नाम था गुल्मदेह, सोल्जर्स की पेमेंट को हम गुल्मदेह कहते थे। इकोनॉमी की हम बात कर लेते हैं, क्या क्या थी, छोटे से देख लेते हैं। एग्रीकल्चर एक तो बहुत प्रॉपर था, है ना, एग्रीकल्चर तो होता ही था सब, क्योंकि लैंड इतनी फर्टाइल थी पूरे एरिया की, तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट बिजनेस था। इंडस्ट्री डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, इंडस्ट्री बन गई थी, गिल्ड्स बनी। चीफ ऑफ गिल्ड, जो इंडस्ट्री चीफ जो गिल्ड थी, जो इंडस्ट्रियों का समूह था, उसके हेड को ज्येष्ठक कहा गया। ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट था, फॉरेन ट्रेड इंटरनल ट्रेड दोनों बहुत ज़्यादा था, ठीक है। लैंड और सी से, दोनों से फॉरेन ट्रेड होता था। जो आपने देखा ना पासेस थे, जैसे हमने देखा था अलेक्जेंडर किससे आया था, खैबर पास जो था, स्वेट वैली, उसी के पास के थ्रू। तो पासेस क्या होते हैं? बेसिकली बस एक पहाड़ों के बीच में एक रास्ता टाइप होता है ना, वैली टाइप की, जिसमें से हम पार कर सकते हैं पहाड़ चढ़े बिना, तो वही होते थे, ठीक है। लैंड और सी दोनों से चलता था। कौटिल्य ने ये चीज़ बोली थी कि फुल ट्रेजरी ही गारंटी है प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट की। टैक्सेस की अगर हम बात करें, कैश और काइंड दोनों में लिए जाते थे, ठीक है। मतलब कैश मतलब अगर आप कैश में दे दो तो ठीक है, नहीं दे पाए तो आपसे जो है थोड़ा सा मेहनत मजदूरी करा ली जाएगी, उसमें कर लिया जाएगा, ठीक है। लैंड कितनी तरीके, 3 तरीके की लैंड थी मॉडर्न टाइम में, ये याद रखिएगा। क्रिस्ट, अक्रिस्ट और विविध। क्रिस्ट कौन थी? कल्टिवेबल लैंड, जिसपे आप खेती करते थे। अक्रिस्ट जो कल्टिवेबल मतलब जिसपे खेती नहीं कर सकते थे, वेस्ट हो जाती थी, वो लैंड अक्रिस्ट थी। और विविध, विविध क्या थी? पैस्चर लैंड, जानवरों को चराने के लिए जो जगह होती है ना पैस्चर वाली, वो जो है विविध थी। एक चीज याद रखिएगा, सबसे चीफ सोर्स रेवेन्यू का क्या था? लैंड टैक्स। लैंड टैक्स ना एग्रीकल्चर से जो निकलता था, कि जो उससे लैंड टैक्स था वो सबसे ज्यादा था, ठीक है। ट्रेड पे भी टैक्स लगता था, टैक्स 1/4 से 1/6 तक था। ब्राह्मण्स, चिल्ड्रन और हैंडीकैप जो लोग थे, विकलांग अपंग लोग थे, उनको टैक्सेस पे करने से छूट थी, ठीक है। किंग की अपनी लैंड जो थी वो क्या थी? जो किंग की अपनी लैंड से इनकम होती थी उसको हम सीता कहते थे, ठीक है। आपने, मैंने ये वर्ड पहले भी आपको बताया, सिरा और सीता किसमें भी था? लेटर वैदिक एज में था, जिसमें सिरा क्या था? सिरा जो प्लाव थी, प्लाव के हेड को सिरा कहते थे हम, ठीक है। और सीता क्या थी? जो नालियां, फरो फरो जो बनाई जाती थी, उनको हम सीता कहते थे। लेकिन यहाँ पे सीता क्या हो गया मॉडर्न एज में? जो इनकम किंग की अपनी लैंड से थी उसको हम सीता कहते थे, ठीक है। मनी लैंडिंग भी थी उस समय।
पना और मशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, पना और मशिका दो कॉइन्स, प्रॉपर कॉइनेज सिस्टम यहाँ से पंचमार्क सिस्टम स्टार्ट हो चुका था। पना क्या था, सिल्वर का कॉइन था, और मशिका क्या था, कॉपर का कॉइन था। याद रखिएगा, पना सिल्वर का, और पना सिल्वर कॉइन था और मशिका कॉपर का कॉइन था। ककिनी भी एक कॉइन था जिसकी क्या थी, 1/4 थी, मशिका की 1/4 वैल्यू ककिनी की थी, और मशिका कौन सा कॉपर था, कॉइन था, कॉपर का कॉइन था। पना सिल्वर का कॉइन था। ये आप चीज़ें याद रखिएगा प्रॉपरली। अब मॉडर्न पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात कर लेते हैं। इनका जो है 4 भागों में विभाग था। पूरा जो इनका साम्राज्य था वो 4 भागों में विभक्त था। जो नॉर्थन पार्ट था, उत्तर पथ, उसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। जो ईस्ट में था, ठीक है, उसका क्या थी राजधानी, कलिंग या तोशाली। जो साउथ में था, जिसको हम दक्षिण पथ कहते हैं, उसकी क्या थी, स्वर्णगिरी। ठीक है, सब महाराष्ट्र के पास में है, ये जो है स्वर्णगिरी महाराष्ट्र के पास के आसपास है। तो ये जो है आपका स्वर्णगिरी दक्षिण पथ में हो गया, और वेस्टर्न पथ में कौन सा हो गया, अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन, हमने देखा था महाजनपद में अवंती इंपॉर्टेंट था, उसकी राजधानी उज्जैन थी, और माहिष्मती थी नॉर्थ और साउथ में। सेंट्रल प्रोविंस जहां पर रूलर रहता था उसकी राजधानी क्या थी, मगध, जो सेंट्रल प्रोविंस था। ठीक है, ये हमने चीजें देख ली। अब मॉडर्न ऑफिसर्स की बात कर लें, इनके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आप देख लीजिए खुद से। अमात्यास कहते हैं जो हाईएस्ट, मतलब जैसे अभी होता है ना मजिस्ट्रेट्स या काउंसलर्स अपने आप बोलते हैं, डीएम होते हैं, वो अमात्यास टाइप हो गए। समर्थ, जो टैक्सेस कलेक्ट करते थे उनको क्या कहते थे, समर्थ। सन्निधाता, जो ट्रेजरार, जिनके पास पैसे जमा होते थे उन्हें हम सन्निधाता कहते थे। सीताध्यक्ष कौन थे, जो क्राउन लैंड थी, जो राजा की जमीन थी, उसको सीताध्यक्ष कहते थे, जो उसका सुपरिटेंडेंट था। द्वारिका हो गया, द्यूत अध्यक्ष हो गया, गैम्बलिंग को कंट्रोल करने वाले द्यूत अध्यक्ष थे। द्वारिका क्या हो गए, रॉयल पैलेस के जो हेड होते थे उनको कहते थे। युक्ताज, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आए। युक्ताज क्या थे, सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द किंग। जो रेवेन्यू किंग का था ना, उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर थे उनको हम युक्तास कहते थे। ठीक है, राजूकास कौन थे, ऑफिसर्स मीजरिंग लैंड एंड फिक्सिंग देयर बाउंड्रीज। मतलब मॉडर्न डे जो पटवारी भी थे ना, जैसे आज के पटवारी होते हैं, वैसे उस समय वाले को क्या कहते थे, राजूकास कहा जाता था। और जो छोटे से ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, आप ये भी मान के चलो। ठीक है, राजूकास को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी थे, और ये मॉडर्न डे पटवारी टाइप का भी काम करते थे, जमीनों के नापजोक ये सब करना। प्रदेशिका हेड था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड ये थे। ठीक है, नगरिका जो सिटी होती थी उसके हेड थे, जो ऑफिसर इंचार्ज। दंडपाल चीफ कमांडेंट, जो दंड देने वाला काम करेंगे। रक्षणा पुलिस, राष्ट्रपाल प्रोविंशियल गवर्नर। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम कुछ और नाम है जो आप देख लीजिएगा, मैं ये कुछ इंपॉर्टेंट मंत्री हैं उस समय में जो थे, याद रखें। मंत्री चीफ मिनिस्टर हो गया, पुरोहित चीफ प्रीस्ट हो गया, सेनापति कमांडर इन चीफ युवराज, समर्थ मैंने बता दिया था रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, और सन्निधाता ट्रेजरार, युक्तास सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर, शुल्क अध्यक्ष ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल इनकम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सन्निधाता ट्रेजरी हेड, कोषाध्यक्ष ट्रेजरी ऑफिसर। ठीक है, फिर आप ये इसमें सब देख लीजिएगा। दंडपाल हो गया हेड ऑफ द पुलिस, दुर्गपाल हो गया रॉयल फोर्ट का हेड। ठीक है, राजूकास लैंड मीजरर, आपको बताया था ना मॉडर्न डे पटवारी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी हाथ बटाते थे। प्रदेशिका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। ये लौहाध्यक्ष मेटलर्जी डिपार्टमेंट, ठीक है ना। और अकाराध्यक्ष माइनिंग ऑफिसर, ये कुछ आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष कॉइन मिंटिंग टकसाल से रिलेटेड थे, लक्षणाध्यक्ष। लवनाध्यक्ष ऑफिसर इन चार्ज ऑफ सॉल्ट डिपार्टमेंट, लवन, लवन को सॉल्ट बोलते हैं ना, ये याद रखिएगा आप। फिर ये कुनाध्यक्ष, ये देख लीजिएगा फॉरेस्ट के ऑफिसर को, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद और तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। पान्याध्यक्ष देख लीजिएगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट के हो गए। गैम्बलिंग अद्युत अक्षस मैंने बता ही दिया था। बस इतने इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। एक पौताध्यक्ष भी होता है, इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, मैं बता दूंगा। पौताध्यक्ष वो भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो आई थिंक वेट्स और मीजर्स से रिलेटेड था पौताध्यक्ष। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, आपने देख ली। अब हमने देख लिया, अब पूरे देख लेते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रोविंस 4 भागों में बांटा था ना, प्रोविंस को मैंने देखा था, वो डायरेक्टली प्रिंसेस के अंडर में था। फिर उसके बाद प्रोविंस फर्दर सब डिवाइडेड थे किसमें, जो मौर्यन पूरे डायनेस्टी थी वो प्रोविंस में डिवाइडेड थी। बड़े बड़े प्रोविंस जैसे 4 हो गए थे, वो डायरेक्टली किस प्रोविंस को, एक चीज़ याद रखें, प्रोविंस को एक चक्र भी कहा जाता था, प्रोविंस का नाम चक्र भी था। फिर फर्दर प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हुए, डिस्ट्रिक्ट का दूसरा नाम आहार था। याद रखिए कि ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं कि चक्र आहार। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ग्रुप ऑफ विलेजेस में थे। ग्रुप ऑफ विलेजेस को कौन डील करता था, स्थानिका, इसको जो हेड था ग्रुप ऑफ विलेजेस का वो था स्थानिका। फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस से छोटी यूनिट कौन सी आई, विलेज, विलेज के हेड कौन था, ग्रामिका। इस तरह से ये बटा हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, मॉडर्न मेंटेन्ड अ वेरी लार्ज आर्मी ब्यूरो कॉल्ड सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य, ये हम देख लेते हैं क्या है।
सप्तांग थ्योरी ऑफ कौटिल्य है, जो जिस पे जो है इनने लार्ज मेंटेन आर्मी करी थी। इसमें पहले नंबर पे ये जो सीरियल नंबर है ना, ये भी याद रखिएगा। पहले पे किंग आता था, दूसरे पे मिनिस्टर अमर्त्यास, तीसरे पे टेरिटरी, चौथे पे उनका फोर्ट आता था, पांचवें में स्ट्रॉन्ग ट्रेजरी होनी चाहिए थी, और छठवां क्या है, स्ट्रॉन्ग आर्मी, दंड, स्ट्रॉन्ग आर्मी, और सातवां था मित्र, एलाई। ये आपके सप्तांग थ्योरी हो गई कौटिल्य की। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि ग्रीक ऑथर प्लिनी, ये चीज़ याद रखें। कुछ कुछ जो ऑथर्स के बारे में बताता हूँ ना, वो याद रखें। कई बार जब ऑथर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि इसने इंडिया में इन रूलर्स के बारे में ये बताया। प्लिनी ने ये बताया था कि 6 लाख इनके पास इन्फेंट्री थी, 30,000 के आसपास कैवेलरी थी, 9,000 हाथियां थे, 8,000 चेरियट्स थे, और नेवी, सप्लाई और ट्रांसपोर्ट, ये 7 तरीके के जो आर्मी के अंदर यूनिट्स थी, वो 7 तरीके की थी। आप याद रखिएगा, मौर्याज में 7 तरीके की आर्मी की यूनिट्स थी: इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स, चैरियट, नेवी, सप्लाई विंग और ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई, यहाँ पे आपका खत्म हो गया। ये अशोक की धम्म की बात करी थी। अशोक का धम्म क्या था? बेसिकली ये कोड ऑफ कंडक्ट था कि लोगों को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, कि अच्छे से करना चाहिए। जैसे रिलीजियस ड्यूटी, हमें धर्म का पालन करना चाहिए। ह्यूमन वैल्यूज, कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ठीक है, जैसे पीपल के अंदर पीस और हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, नॉन इंजरी, लिविंग की रिचर्स के लिए करो, लव होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए, रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर रिलीजन होना चाहिए, चिल्ड्रन, बच्चों को, बड़ों का आदर करना चाहिए। ठीक है ना, सम्मान करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, चैरिटी देनी चाहिए, काइंड टू ऑल इवन सर्वेंट्स और स्लेव्स, मतलब हमारे या तो नौकर हों या कोई मुजरिम हो, इस तरह के लोगों से भी हमें अच्छे से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो ये धम्म की हमने देख लिया कि धम्म क्या था। अब किंग का एडमिनिस्ट्रेशन हम देख रहे थे। पाटलिपुत्र जो था, जो इनकी कैपिटल सिटी हम बोलते थे कि पाटलिपुत्र जो सिटी थी इनकी। ठीक है, अच्छा, सिटीज़ आपने देखा होगा मगध की चेंज होती रही हमेशा, कभी राजगृह रही, कभी वैशाली रही, कभी पाटलिपुत्र थी। अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र इनकी जो कैपिटल सिटी थी वो है। ये जो है रोल मॉडल मॉडर्न म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो सिटी को मैनेज करता था, एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसपैलिटी आप देखते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा बेंचमार्क था, बहुत अच्छे से था। मेगास्थनीज ने बोला था कि सिटी जो थी, सिटी वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स डिवाइडेड इनटू बोर्ड ऑफ 5 मेंबर्स। मतलब 6 काउंसिल पूरी स्टेट में थी, और हर काउंसिल में 5-5 मेंबर थे। ठीक है, 6 काउंसिल कौन कौन सी थी? आपकी इंडस्ट्री हो गई, फॉरेनर्स के लिए देखते थे, रजिस्ट्रेशन मतलब सेंसस को देखते थे। एक थी ट्रेड की, इंडस्ट्री, फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन मतलब सेंसस, फिर आपकी ट्रेड की बात करता था, एक मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स की बात करता था, ये 5वां हो गया, और एक कलेक्शन ऑफ टैक्सेस की। तो ये 6 कमिटीज हो गई जिसमें 5-5 मेंबर्स थे। ये जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको संभालते थे। ठीक है, अब सोसाइटी और कल्चर की हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियड की। तो मेगास्थनीज ने यह बताया था कि इनकी जो सोसाइटी है वो 7 कास्टों में बटी हुई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 कास्ट कौन सी थी? फिलोसोफर्स, फार्मर्स, किसान, तीसरे सोल्जर्स हो गए, लड़ने वाले, हर्ड्समैन हो गए, चरवाहे वगैरह, 4 आर्टिजन्स, बनाने वाले जो हाथ से वस्तुएं बनाते हैं वो लोग हो गए, 6वें मजिस्ट्रेट्स हो गए, 7वें काउंसिलर्स हो गए। इन 7 भागों में इनकी 7 कास्ट सिस्टम था जो मेगास्थनीज ने बताया था। स्लेवरी भी नहीं है यहाँ, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि स्लेवरी थी, लेकिन जैसे कि एक तरह से एस्टेब्लिश्ड स्लेवरी जो उन लोगों ने वहां पर देखी हुई ग्रीक में या उस जगह पे कि पूरा मतलब एक खरीद फरोख्त हो रही, उस तरह की स्लेवरी नहीं, तो उसे लगा कि यहाँ स्लेवरी नहीं है। डोमेस्टिक, देखिए, विडोज हैड अ वेरी ऑनरेबल, थोड़ी सी औरतों की कंडीशन सुधर चुकी थी। वर्ण सिस्टम तो आप जान ही रहे हैं, जैसा प्रीस्टली क्लास चाहेगा वैसा ही था, मतलब कास्ट बेस्ड, बहुत रिजिड कास्ट सिस्टम हो गया था कि बाई बर्थ जो आप कास्ट है, ब्राह्मण और क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र, आप वैसे ही फॉलो होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यास। इनके इंपॉर्टेंट हम देखेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। जैसे रिमेन्स ऑफ रॉयल पैलेस एट सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। ठीक है, 80th पिलर्ड हॉल एट कुम्हरार, पटना। रॉयल पैलेस जो सिटी है ना पाटलिपुत्र में, जो कुछ रॉयल पैलेसेस के अवशेष मिले, उससे हमें देखते हैं कि इनका आर्किटेक्चर कितना भव्य था। 80 पिलर्ड हॉल कुम्हरार पटना में, 80 पिलर्ड हॉल किसका था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का था। इसके बारे में भी जो फॉरेन वो थे उनने ये बोला था कि इतना भव्य था जैसे इसको भगवान ने बनाया हो। 80 पिलर्ड हॉल, याद रखिए, कहाँ पे था? कुम्हरार पटना में। फिर अशोक के पिलर्स हो गए, कैपिटल्स हो गए। इनके रॉक कट चैत्यास केव्स हो गई, बारबरा और नागार्जुनी हिल्स में। याद रखिएगा, रॉक कट केव्स मतलब पहली बार मैन मेड नेचुरल केव्स जो बननी स्टार्ट हुई थी वो मौर्यास के टाइम पे थी। और अशोक ने जो ये आपकी बनाई थी ना बारबरा और नागार्जुनी हिल्स में, जिसको लोमस ऋषि केव्स कहते थे, लोमस ऋषि केव्स, याद रखेगा, लोमस ऋषि केव्स। ये आपकी कहाँ पे थी? बिहार में है। ये आजीविका संप्रदाय जो था ना स्टार्टिंग में, उनके लिए ही बनाई गई थी। ठीक है,
फिर उसके बाद बहुत सारे इंडिविजुअल फिगर्स हो गए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, अशोकन पिलर हो गए, ठीक है ना। ये हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि क्या था, ये कैसे बना, वहाँ डिस्क्राइब करूंगा आपको प्रॉपर। यक्ष और यक्षिनीज के फिगर ये स्कल्पचर्स में आ गया, ठीक है। इनकी पॉटरी का नाम था नॉर्थ ब्लैक, ये ठीक है ना, PNB PW, ठीक है। लेविगेटेड पॉटरी का मतलब क्या होता है, बहुत चिकनी चिकनी मिट्टी से, मतलब छान के वो सब हटा दिया। उसके बाद जो बनता था ना, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर मतलब छान के मिट्टी को प्रॉपरली, बहुत हल्की हल्की मिट्टी होगी उससे जो पॉटरी, ये यहाँ पर हम ये सब आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे कि यहीं पे स्कल्पचर जो पॉटरी थी उसका अंत यहीं पे ही हुआ था कि मौर्यास के टाइम पे। स्टोन का हमें जो एलिफेंट का हमें कुछ स्कल्पचर मिलता है, धौली उड़ीसा में मिलता है। यक्षी और यक्षी का दीदरगंज बिहार से मिला है। यक्ष का फिगर परखम मथुरा से है। 4 लाइन कैपिटल सारनाथ सांची दोनों जगह से मिला है, ठीक है ना। सारनाथ हम देखते हैं ना, सारनाथ वाला हमारा नेशनल एम्बलम में है, और एक सांची में मिला है। सिंगल लाइन का कैपिटल जो था वो लौरिया नंदनगढ़, सिंगल बुल कैपिटल रामपुरवा, ठीक है। ये कैपिटल क्या है एक्चुअली में, जो इनके पिलर्स थे ना उसके ऊपर ये कुछ जानवरों की मूर्तियां बनाते थे, वही हमारे हैं ये। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए लाइन कैपिटल हो गया ना, ये नीचे इनका ये यहाँ पर पिलर था और उसके ऊपर ये जानवर बना, 4 शेर बना रखे हैं ना। ये आपके क्या हो गए, यक्ष और यक्षिनी के फिगर हो गए। यक्ष ये देवी देवता की तरह माने जाते थे उस समय, तो ये जो फिगर्स हैं यक्ष के और यक्षिनी के, ये आपके मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, ठीक है। ये देख लीजिए, मॉडर्न आर्ट जो थी वो बेसिकली एक कोर्ट आर्ट थी और एक पॉपुलर आर्ट थी। कोर्ट आर्ट में क्या हो गया, पैलेसेस, पिलर्स, स्तूप, ठीक है। और इंडिविजुअल आर्ट्स में केव्स हो गई, पोट्री हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, ये सब हो गए। ये हमने लाइन एम्बलम आपको दिखा दिया था जो 4 लाइन्स हैं सारनाथ से मिला हुआ। ये सांची का स्तूप है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची स्तूप, स्तूपास के कंस्ट्रक्शन उन्हीं के टाइम से स्टार्ट हुए थे ना। जब गौतम बुद्ध मरे थे उस समय उनकी लाश को लेके, मतलब जब जलाए गए तो उनकी जो अस्थियां थी उसके ऊपर 8 स्तूप बनाए गए अलग अलग जगहों पे, और एक जो वेसल था जिसमें वो अस्थियां थी, एक स्तूप, उसके टोटल 9 स्तूप बनाए गए थे उनकी अस्थियों के साथ में, ठीक है। तो वो चीज़ें थी। ये देखिए, ये बारबरा केव्स हो गई जो पत्थरों को काट के अंदर बनाई गई ना, बारबरा नागार्जुन हिल्स में केव्स हो गई, लोमश ऋषि केव्स। और ये किसके लिए थी, आप याद रखिएगा, आजीविका संप्रदाय के लिए। तो मैंने आपको लगभग सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी हो सकती थी इसकी, सब मैंने आपको बता दी हैं। आप पढ़ लीजिएगा, एक बार आप डिटेल्ड पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा चीज़ों को याद करना। तो हमने इनके जितने पिलर एडिक्ट्स पूछे गए, रॉक एडिक्ट्स पूछे गए, इनकी केव्स पूछी गई, ठीक है। ये इनके जो स्कल्पचर्स मिले हैं, लायन, बुल और ये सब मिले हैं एलिफेंट के, ये सब हमने देख लिया। तो आप इनको सब एक बार देख लीजिए। अच्छा, प्लीज़ अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।